नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बातों बातों में श्रीवास्तव जी के साथ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस नए चैनल के पहले वीडियो पर क्लिक किया। अगर आप मकान, बिल्डर फ्लोर या सोसाइटी फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो फैसला लेने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इन तीनों तरह के घरों में रह चुका हूं और आज मैं अपने 35 साल के अनुभव के आधार पर बात करूंगा। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि अपना मकान बेटर है, बिल्डर फ्लोर बेटर है या हाई राइज सोसाइटी का फ्लैट, तो मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर दे सकता हूं, क्योंकि मैं इन तीनों तरह के घरों में रह चुका हूं। और हो सकता है कि वीडियो के अंत तक मेरी राय आपको थोड़ा सरप्राइज भी करे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बचपन दिल्ली के एक सरकारी फ्लैट में बीता, क्योंकि मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद 1989 में हमारा परिवार रोहिणी में अपने प्लॉट पर बने एक मकान में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, वह अलग ही दौर था। उस समय लोगों के पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोगों के बीच अपनापन बहुत था। आज के टाइम में शायद ये बात सुनकर लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन उस समय कम्युनिटी फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। इस बात को मैं कुछ उदाहरण के साथ बताता हूँ। उस समय घरों के दरवाजे अधिकतर लॉक नहीं रहते थे। अगर किसी पड़ोसी के घर जाना हो तो डोरबेल बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सीधे आवाज लगा देते थे, श्रीवास्तव जी घर पे हैं, और अंदर चले जाते थे। शाम होते ही कई लोग अपने घर के बाहर फोल्डिंग चेयर डालकर बैठ जाते थे। कोई अखबार पढ़ रहा होता था, कोई चाय पी रहा था, कोई पड़ोसी से गप्पे मार रहा होता था। कई बार एक छोटी सी बात कब 1 घंटे की महफिल में बदल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। उस समय सीसीटीवी कैमरे तो नहीं होते थे, लेकिन मोहल्ले के पड़ोसी ही सीसीटीवी कैमरे का काम कर लेते थे। किसके घर कौन आया, कौन गया, कौन देर से घर पहुंचा, इसकी जानकारी कई बार घर वालों से पहले पड़ोसियों को होती थी। आज की भाषा में कहें तो उस समय पूरे मोहल्ले के पड़ोसी ही सीसीटीवी कैमरे हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज होती थी। अब अगर अपने मकान की बात करूं तो उसके कई एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है ओनरशिप का। जमीन आपकी, छत आपकी और फैसले भी आपके। अगर आपको कल एक फ्लोर बनाना हो, सोलर पैनल लगाना हो या घर का डिज़ाइन बदलना हो तो आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। एक और बड़ा फायदा यह है कि लंबे समय में लैंड वैल्यू अक्सर फ्लैट के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूँगा। अपने मकान का जो अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूं वह डीडीए अप्रूव्ड कॉलोनी का अनुभव है, जहां सड़कें, सीवर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कोई विशेष समस्या नहीं थी। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसी कॉलोनीज में भी रहते थे जो पूरी तरह से प्लान्ड या अप्रूव्ड नहीं थी। वहां कई बार सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं होती थी, सीवर की समस्याएं होती थी, पानी की अवेलेबिलिटी की चुनौती बनी रहती थी, और अगर किसी कारण से ट्रांसफार्मर खराब हो जाए बिजली का तो कई घंटों या कभी कभी पूरे दिन बिजली का इंतजार करना पड़ता था। और हाँ, गलियां इतनी पतली होती थी कि कार पार्क करना लगभग नामुमकिन था। वैसे आज भी कई कॉलोनियों की हालत ऐसी ही है जहां कार खड़ी करना या तो बहुत मुश्किल है या भगवान भरोसे। इसलिए जब हम अपने मकान और फ्लैट की तुलना करते हैं तो सिर्फ कितना बड़ा घर है या कितना बड़ा प्लॉट है, कितना सुंदर है, यही नहीं देखना चाहिए। जिस कॉलोनी में वह घर है वहाँ की सड़कें कैसी है, पार्किंग की सुविधा है या नहीं, सफाई, सुरक्षा, पार्क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं कैसी है, इन सब बातों को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। अपने मकान में रहने का एक अलग ही सुकून होता है, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिसके बारे में लोग अक्सर पहले से नहीं सोचते। घर की दीवार में दरार आ जाए, छत से पानी टपकने लगे, पाइपलाइन चौक हो जाए, बिजली की वायरिंग में कोई दिक्कत आ जाए, गेट टूट जाए या पेंट कराने की जरूरत पड़ जाए, हर छोटी बड़ी समस्या की जिम्मेदारी आपकी होती है। सुरक्षा का इंतजाम भी आपको करना पड़ता है। अगर सीसीटीवी लगवाना है, सिक्योरिटी गार्ड रखना है या घर के बाहर लाइट लगानी है तो उसका खर्च और देखभाल भी आपका ही होता है। यानी अपने मकान में आज़ादी तो पूरी होती है, लेकिन उसी के साथ रख रखाव, समय और खर्च की पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। इसलिए अपने मकान का मतलब सिर्फ अपना घर नहीं होता, बल्कि पूरी जिम्मेदारी भी होता है। समय बीता और 2009 में मेरी जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, यानी बिल्डर फ्लोर।
मैंने रोहिणी के किसी और सेक्टर में एक बिल्डर फ्लोर ले लिया। मेरा नया घर पुराने घर से लगभग दुगना बड़ा था और मैंने टॉप फ्लोर चुना क्योंकि मुझे बचपन से टेरेस पे समय बिताने की आदत थी। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगा, बड़ा घर, प्राइवेसी और अलग दुनिया। लेकिन कुछ समय बाद बिल्डर फ्लोर की प्रैक्टिकल चैलेंजेस सामने आने लगे। सबसे बड़ी समस्या थी गर्मी। टॉप फ्लोर होने की वजह से गर्मियों में टेरेस इतनी गर्म हो जाती थी कि बिना एसी के रहना मुश्किल हो जाता था। दूसरी समस्या थी लिफ्ट का ना होना। बार बार सीढ़ियां चढ़ना और उतरना थोड़ा थका देता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पार्किंग की। मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लगभग हर व्यक्ति पार्किंग प्रॉब्लम को समझ सकता है। शाम को घर लौटते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। मैंने एक पुराना सेकंड हैंड स्कूटर खरीद लिया था। सुबह जब घर से निकलता था तो उसी जगह जहाँ कार खड़ी होती थी स्कूटर खड़ा कर देता था ताकि शाम को लौटने पर पार्किंग मिल जाए। अब ये तरीका सही था या गलत, यह अलग डिस्कशन है, लेकिन उस समय मुझे यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मीडियम साइज के प्लॉट पर बने मकान में रहने का था, इसलिए मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक बात कहना चाहूँगा। छोटे और मध्यम साइज के मकानों में अक्सर वेंटिलेशन और नेचुरल सनलाइट की थोड़ी कमी महसूस होती है। इसकी वजह से घर के कुछ हिस्सों में हल्की सी घुटन महसूस हो सकती है, हालांकि समय के साथ उसकी आदत पड़ जाती है। इसके अलावा घर के कई हिस्सों में दिन के समय भी लाइट ऑन रखनी पड़ती है क्योंकि पर्याप्त सनलाइट घर के अंदर नहीं पहुंच पाती। कमोबेश यही स्थिति कई बिल्डर फ्लोर में भी देखने को मिलती है। अगर बिल्डिंग के चारों तरफ से दूसरी बिल्डिंग बनी हुई हो तो वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट दोनों प्रभावित हो सकते हैं। कई बिल्डर फ्लोर्स में पार्किंग, टेरेस में रखे वाटर टैंक का ओवरफ्लो और मेंटेनेंस को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद या झगड़ा भी देखने को मिलता है। सौभाग्य से मेरे साथ कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन आसपास ऐसे कई उदाहरण मैंने जरूर देखे हैं। फिर 2019 के आसपास मन में एक और बड़ा और बेहतर घर की इच्छा हुई। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के गृह प्रवेश में नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी गया और सच कहूँ तो वहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। पहली बार मैंने देखा कि एक ही कैंपस में सिक्योरिटी, रिजर्व पार्किंग, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वॉकिंग ट्रैक्स, पार्क्स और बच्चों के लिए प्ले एरिया मौजूद थे। मुझे यह लाइफस्टाइल काफ़ी पसंद आया, लेकिन एक चैलेंज था। मैं लगभग 46 साल से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली छोड़ने का विचार मुझे आसान नहीं लग रहा था। इसी दौरान मैंने एक अपने परिचित डॉक्टर अंकल से बात की। डॉक्टर अंकल मेरे परिवार के बहुत पुराने परिचित हैं। हम उन्हें 1992 से जानते हैं। उन्हें मुझे बचपन से लेकर आज तक करीब से बढ़ते देखा है, इसलिए उनकी बात मेरे लिए एक अलग ही महत्व है। उन्होंने मुझसे पूछा, अगर तुम्हें किसी दूसरी कंपनी में बेहतर नौकरी मिले, बेहतर सैलरी मिले और ग्रोथ भी ज़्यादा हो तो क्या सिर्फ इसीलिए मना कर दोगे कि इतने साल से एक ही जगह काम कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बस यही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर एनवायरनमेंट मिल रहा है तो सिर्फ पुरानी आदतों की वजह से बदलाव से मत डरो। आज समय बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर एक ही रीजन की तरह है। नोएडा कोई बहुत दूर नहीं है और आज लगभग हर सुविधा नोएडा में भी उपलब्ध है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी यह बात मेरे दिल को छू गई। शायद उसी दिन मैंने मन ही मन बदलाव को स्वीकार कर लिया था। कई महीनों की सर्च के बाद मुझे नोएडा एक्सटेंशन में एक फ्लैट पसंद आया और आखिरकार मैंने शिफ्ट होने का फैसला कर ही लिया। अब बात करते हैं हाई राइज सोसाइटी में रहने के एक्सपीरियंस की। सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा कि हर सोसाइटी एक जैसी नहीं होती। एक अच्छी सोसाइटी और रखरखाव वाली सोसाइटी के एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन अगर सोसाइटी अच्छी तरह से मेंटेन हो और उसके फ़ायदे भी काफ़ी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है सिक्योरिटी। बच्चे और सीनियर सिटीज़न सोसाइटी के अंदर रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट में घूम फिर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है फैसिलिटीज़ का। पार्क्स, ओपन स्पेसेस, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, वॉकिंग एरिया और कम्युनिटी इवेंट्स जीवन को काफ़ी कंफर्टेबल बना देते हैं। तीसरा फ़ायदा है मेंटेनेंस। अपने मकान या बिल्डर फ्लोर में छोटी बड़ी हर समस्या आपको खुद देखनी पड़ती है, जबकि सोसाइटी में
बहुत सी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज होती हैं। आपको सिर्फ मेंटेनेंस ऑफिस में फ़ोन करना है, या अगर कोई ऐप है तो फ़ोन में ऐप खोल के आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है और आपका काम हो गया समझो। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई वो है क्रॉस वेंटिलेशन। अच्छी प्लांट सोसाइटी फ्लैट में हवा और रोशनी दोनों भरपूर मिलती है। मेरे कई परिचित जब बाहर से सोसाइटी देखते हैं तो कहते हैं कि इतने छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन सच कहूँ तो बाहर से जो दिखाई देता है वह सोसाइटी और फ्लैट का सिर्फ 25% हिस्सा होता है। बाकी 75% हिस्सा वह है जो फ्लैट की 3 अलग अलग साइड में होता है, जो सामने से नहीं दिखता। इसके अलावा वो एरिया भी नहीं दिखता जहाँ लोग शाम को वॉक करते हैं, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, लोग क्लब जाते हैं और कम्युनिटी लाइफ जीते हैं। अपने मकान में या बिल्डर फ्लोर में बच्चे अक्सर घर के अंदर ही सीमित रहते हैं। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बट अक्सर होता है। लेकिन सोसाइटी में शाम होते ही पूरा माहौल बदल जाता है। बच्चे नीचे खेलने जाते हैं, बुजुर्ग वॉक पे निकल जाते हैं और महिलाएं भी ग्रुप में बैठकर बातचीत कर लेती हैं। एक और चीज़ जो मुझे सोसाइटी लाइफ में अच्छी लगती है वह है फेस्टिवल और कम्युनिटी फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि दिवाली, होली, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सिर्फ सोसाइटीज़ में ही सेलिब्रेट होते हैं। ये तो हर जगह होते हैं, चाहे आप अपने मकान में रहते हो, बिल्डर फ्लोर में या सोसाइटी फ्लैट में। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सोसाइटी के अंदर होने वाले फंक्शंस अक्सर ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि प्लानिंग के साथ वॉलंटियर्स भी होते हैं, कॉमन एरिया होता है और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होता है। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और लकी ड्रॉ होते हैं। कभी कभी तंबोला का गेम भी होता है और पूरा परिवार एक साथ इस चीज़ को एंजॉय कर सकता है। मुझे लगता है आज के बिजी लाइफस्टाइल में इस तरह के कम्युनिटी इवेंट्स लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का अच्छा माध्यम बन जाते हैं। अब मैं नहीं ये कहूँगा कि हाई राइज सोसाइटी परफेक्ट होती है। इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मेंटेनेंस चार्जेस। अपने मकान में आप जब चाहें खर्च करें या टाल दें, लेकिन सोसाइटी में मंथली मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, चाहे आप फैसिलिटीज़ का प्रयोग करें या ना करें। दूसरी परेशानी है लिफ्ट डिपेंडेंसी। अगर आप 10वीं 12वीं या ऊपर की किसी मंजिल में रहते हैं और किसी कारण से लिफ्ट बंद हो जाए या मेंटेनेंस की ज़रूरत हो तो परेशानी हो सकती है। हालांकि अच्छी सोसाइटीज़ में बैकअप सिस्टम्स होते हैं, फिर भी कभी कभी मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन की वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लिफ्ट नहीं चलती। तीसरी चीज़ है सोसाइटी रूल्स। कई बार लोग कहते हैं कि अपने मकान में आदमी अपने हिसाब से रहता है, लेकिन सोसाइटी में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पार्किंग, पैट्स, रिनोवेशन वर्क, नॉइस लेवल जैसी चीज़ों के लिए गाइडलाइंस होती हैं। चौथी बात है सोसाइटी पॉलिटिक्स। जहां सैकड़ों परिवार एक साथ रहते हैं वहाँ विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है। आरडब्ल्यूए इलेक्शंस, मेंटेनेंस इश्यूज या पॉलिसी डिसीजन पर कभी कभी बहस भी हो जाती है। पांचवी बात है व्हाट्सएप ग्रुप्स। कई बार ऐसा लगता है कि सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप किसी न्यूज़ चैनल की डिबेट से कम नहीं है। किसी की कार गलत पार्क हो गई, किसी ने डॉग को बिना लीश के घूमने दिया, किसी ने मेंटेनेंस पर सवाल उठा दिया और फिर लंबी डिस्कशन चालू जो कभी कभी घंटों चलती है। एक और प्रैक्टिकल इशू है विजिटर मैनेजमेंट का। कभी कभी मेहमानों या डिलीवरी पर्सनल की एंट्री प्रोसेस में थोड़ा समय लग जाता है। यह बात सिक्योरिटी के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आप जल्दी में हो तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग सकता है। और एक बात जो लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं वह है पॉपुलेशन डेंसिटी सोसाइटी की अंदर। अगर सोसाइटी फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हों और ओपन एरिया कम हो तो भीड़ भाड़ महसूस हो सकती है, खास तौर से फंक्शंस के टाइम। इसलिए फ्लैट खरीदते समय सिर्फ फ्लैट ही नहीं पूरी सोसाइटी को इवेल्युएट करना चाहिए। अब अगर कोई आज मुझसे पूछे कि मेरी पर्सनल चॉइस क्या है तो मेरा जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे। मैं अपने मकान में रहा हूँ, मैं बिल्डर फ्लोर में भी रहा हूँ और अब हाई राइज सोसाइटी में रह रहा हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार आज की अधिकांश न्यूक्लियर फैमिलीज़ के लिए एक अच्छी, वेल मेंटेन्ड और लीगली क्लियर हाई राइज सोसाइटी जहाँ पे रजिस्ट्री होती हो का फ्लैट लेना सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है। हाँ, अपने मकान का अलग चार्म है। अगर आपका परिवार बड़ा है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बजट की कोई
बड़ी परेशानी नहीं है, तो किसी अच्छी कॉलोनी में अपना मकान लेना आज भी एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। बिल्डर फ्लोर्स के भी अपने फ़ायदे हैं। सोसाइटी फ्लैट की तुलना में आपको आमतौर पर ज़्यादा स्पेस और प्राइवेसी मिलती है। इसके अलावा अधिकांश बिल्डर फ्लोर में हाई राइज सोसाइटी की तरह भारी भरकम मंथली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते। हाँ, मेरी राय में बिल्डर फ्लोर तब और बेहतर विकल्प बन जाते हैं जब वह किसी अच्छी वेल मेंटेन्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और प्रॉपरली डेवलप कॉलोनी में हो, जहां सड़क, पानी, बिजली, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाएं अच्छी हों। इसलिए आज भी बहुत से परिवार बिल्डर फ्लोर को सोसाइटी फ्लैट के मुकाबले एक अच्छे और बैलेंस्ड रूप में देखते हैं, जहां सोसाइटी फ्लैट की कुछ सीमाएं होती हैं और अपने मकान जैसी पूरी जिम्मेदारी भी नहीं उठानी पड़ती। अगर आप मुझसे 20 साल पहले पूछते कि मैं अपना मकान छोड़कर हाई राइज सोसाइटी में शिफ्ट हो जाऊं, तो शायद मैं हंस देता। लेकिन आज लगभग 5 साल हाई राइज सोसाइटी में रहने के बाद मैं कह सकता हूं कि समय बदल गया है। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का दौर आ चुका है और आज की न्यूक्लियर फैमिली के लिए एक अच्छी, सुरक्षित, वेल मेंटेन्ड, लीगली अप्रूव्ड हाई राइज सोसाइटी शायद सबसे प्रैक्टिकल हाउसिंग सॉल्यूशन है। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका अनुभव मुझसे अलग हो। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। घर वह जगह है जहां आपका परिवार सुरक्षित, खुश और आराम से रह सके, चाहे वह अपना मकान हो, बिल्डर फ्लोर हो या सोसाइटी फ्लैट। सही विकल्प वही है जो आपकी ज़रूरतों, बजट और जीवन शैली के सबसे करीब हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के घर में रहते हैं और आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने एक नए टॉपिक और नए एक्सपीरियंस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।